ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद देखो इतना सा, बस जो फ्लैट वाले इनके बीच में रहना। तो आज करेंगे हम व्याकरण का तीसरा पार्ट, पद विभाग। ठीक है, लिखेंगे आप पद विभाग, उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। पता है आपको, शब्द और पद एक ही चीज है, अलग अलग है। कैसे है अलग अलग, अभी भी बताना चाहिए। बोल तो दिया कि भी अलग अलग है। अभी शब्द मैंने जैसे कोई शब्द मैंने लिखा मोहन, क्या है ये, कोई शब्द ही है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं कि ये शब्द है। जैसे मैंने लिखा पढ़ना, है ना, मोहन पढ़ना। ठीक है, ये भी क्या है, दो चीजें आई इसमें, क्या है, अलग अलग है, शब्द है। मोहन भी शब्द है, पढ़ना भी। लेकिन मैं अगर बोलूंगी मोहन किताब पढ़ता है, अब बताओ, अब मोहन और किताब स्वतंत्र रूप से यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। अब ये इस वाक्य में प्रयोग हो चुके हैं। किसमें, वाक्य में। पहले तो क्या थे, पहले तो हम इनको स्वतंत्र रूप से शब्द कहते थे। जैसे मैंने आपका इनाम ले लिया, वो भी शब्द ही हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको वाक्य में प्रयोग करी तो ये शब्द क्या बन जाता है, पद। मतलब इसको क्या है, एक उपाधि मिल जाती है, इसका अपना एक मीनिंग हो जाता है वाक्य में। ठीक है, समझ में आया शब्द और पद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लिखेंगे आप शब्द विभाग, हेडिंग डाल लेना ऊपर, शब्द पद विभाग, और लिखेंगे उसके नीचे पद के प्रकार। उसके बाद आपकी उसमें संज्ञा आएगी। ठीक है, तो पद के प्रकार है आपके दो कौन कौन से हुए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। व्याकरणिक रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते थे, बताओ। शब्द करवा दिया ना मैंने, अब आपकी बार ये बताने की, आपको कितना याद रहा है। व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते थे हमारे, या प्रकार होते थे, बोलो। तो इससे पता चलता है आप कितना पढ़ते हो हिंदी। बोलो, नहीं है पता। दो प्रकार बताए थे, विकारी और अविकारी बताए थे। तो वो लिखने हैं आपने, उसमें लिखना आपने विकारी पद पहला, और दूसरा कौन हुआ, अविकारी पद। याद रखनी है ये चीजें। मान लो अगर आपके टाइप में यही चीज आ गई, फिर क्या करना है, भेद ही पूछ लिए आपसे। पद और शब्द अंतर पता चल गया, अब तो नहीं भूलोगे, पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद विकारी पद या शब्द, पद या शब्द एक ही चीज, लेकिन इनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे मैंने बता दिया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, लिखेंगे विकारी में आप जो शब्द लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विकारी पद या शब्द बोल देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख रही हूं लड़का, तो इसको चेंज करूंगी तो क्या बनेगा भाई, ये किस आधार पर बनेगा, लड़की। हाँ, उसको एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लड़का को बहुवचन में लूंगी तो अगर वचन का प्रयोग करेंगे तो लड़के, ये वचन बहुवचन में आएगा। ठीक है, जैसे एक और लिखेंगे मैं से क्या बन सकता है, मैं से मुझको या मुझसे। अब इसमें कारक यूज हो रहे हैं ना आपके, कारक चिन्ह को, है ना, से। ठीक है, मुझको या मुझसे। ठीक है, तो इसमें कारक आ रहे हैं आपके, मतलब परिवर्तित हो रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना कि ये जो कारक वचन चिन्ह
सॉरी लिंग के आधार पर चेंज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द या पद। ठीक है, वो दोनों चीजें आपकी शब्द में भी आ जाएगी और पद में पूछेंगे तो तभी ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब इसके होते हैं आपके 4 प्रकार, नीचे भी लिख लेना है। विकारी पद के प्रकार है कितने? 4, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कौन? संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। दूसरा आता है सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या? क्रिया। ठीक है, ये चीजें आई हमारी किसमें? विकारी पद में। ऐसे ही होगा, मैं ऐसे वो कॉलम बनाऊंगी। ठीक है, तब आपको ज्यादा याद रहेगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने पद के प्रकार लिखवाए हैं, इसमें मैं दोनों में बताऊंगी कि कौन किस में आता है, फिर पद के भेद बताऊंगी। ठीक है, अभी आप अविकारी शब्द में आ जाइए। अविकारी शब्द में लिखेंगे आप जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। हाँ जी, अब समझ में आ गया अव्यय चीज क्या है ना। अव्यय और अविकारी शब्द हमारे एक चीज होती है। ठीक है, अव्यय की डेफिनेशन भी वही है जो अविकारी पद की है। ठीक है, जैसे यथा, इधर, उधर, यथा, इधर, तो चीजें चेंज नहीं होती है। उधर, और, इसलिए हो सकती है चीजें नहीं हो सकती ना, तो जो जैसी है वैसी ही रहती है, तयो के तयो यूज होती है, उनका कोई चेंज नहीं होता। ये भी 4 प्रकार के आपके अविकारी पद के प्रकार। चार है। पहला है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। ठीक है, क्रिया विशेषण पहला। दूसरा है संबंध बोधक, इसमें आपके रिलेशन बताते हैं, मतलब संबंध। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक, आश्चर्यजनक। ठीक है, विस्मयादि बोधक, ये चीजें कितनी हुई टोटल दोनों में? 4 4 8 हो गए। ये तो आया आपके प्रकार में कि अविकारी में कौन चीजें आती है और विकारी में कौन चीजें आती है। ठीक है, किसमें आई ये? पद के प्रकार में। कितने प्रकार हुए पद के? 2। कौन से? विकारी और अविकारी। फिर विकारी में आपके जो क्या होते हैं, किसके आधार पर चेंज हो जाते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। ठीक है, इसमें आती है 4 चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हमारा विकारी जो चेंज नहीं होते। ठीक है, मतलब अव्यय शब्द आते हैं जिसमें हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी 4 आते हैं हमारे। 4 टाइप कौन कौन से? ठीक है, तो अब लिखेंगे आप आगे। ये तो मैंने आपको बता दी कि कौन विकारी पद में आता है और कौन अविकारी पद में। लेकिन जब आप बात करोगे पद के भेद की, तो होंगे आपके 5। कितने? 5, जिसमें 8 के 8 चीजें आपकी सारी आ जाएंगी। ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कौन चीजें विकारी में है और कौन अविकारी में, आपने उसमें पहचानी है। ठीक है, तो लिखेंगे पद के भेद 5। ये लिख लिया। जो हम आगे पढ़ेंगे अब, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है? क्या आएगा सबसे पहले? तो मैंने हेडिंग डाली है ऊपर जी, संज्ञा, नाउन अंग्रेजी में। तो पढ़ेंगे अभी हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में, लेकिन पहले भेद लिख लो उसके। संज्ञा, सर्वनाम, जिन्हें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई, ये सारे उसी के टाइप्स में आ जाएंगे भेद में।
सबसे पहले क्या लिखवाया, संज्ञा, नाउन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, पढ़ा है अपने अंग्रेजी में। दूसरा लिखिए सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा है अव्यय। ठीक है, अब पांचवें प्रकार में आएगा अव्यय या विकारी शब्द, जिसमें आपके ये 4 टाइप्स आएंगे, उसमें ये सब पार्ट बन जाते हैं उसके। ठीक है, मतलब पांचवें में लिखेंगे पहला पार्ट कौन सा लिखवाया था, क्रिया विशेषण। तो ये किसका हुआ, अव्यय शब्द का। ठीक है, अव्यय शब्द या पद जो बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका पहला पार्ट है, क में लिखना है अपने, या नंबर 1 डालना है इसमें, क्रिया विशेषण जिसे एडवर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है संबंध बोधक, प्रपोजिशन। तीसरा है समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। और चौथा है विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। ठीक है, साइड में लिख देती हूँ मैं अभी। इसमें पहला आएगा हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, लास्ट कौन सा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये चीजें ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, संज्ञा। ठीक है, तो क्या होती है संज्ञा। सबसे पहले तो आपने ऐसा ध्यान रखना है कि संज्ञा मतलब क्या, संज्ञा बराबर है नाम। नाम किस किस चीज का, किस किस चीज का नाम, व्यक्ति, जाति, भाव। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि संज्ञा का मतलब ही क्या होता है, नाम किसी चीज का। ठीक है, जिसे हम कोई नाम दे रहे हैं वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले संज्ञा उस विकारी, अभी संज्ञा से क्या याद रखिए, विकारी शब्द है ना, ये याद रखना है अब, संज्ञा किस में आती है, विकारी में या अविकारी में। ठीक है, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव व स्थान के नाम का बोध होता है। किनकी के नाम का, व्यक्ति, वस्तु, जीव, भाव, स्थान, और क्या लिखवाया, व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव, स्थान के नाम का बोध। ये लिख लिया मैंने, देखो यहीं से याद रखना कि संज्ञा क्या मतलब होता है, नाम। मतलब नाम किस चीज का, व्यक्ति, वस्तु, जीव, भाव या स्थान। ठीक है, जैसे लिखेंगे, जैसे लड़का, अब ये भी नाम ही है ना, लड़का नाम दे दिया है, मोहन लड़के का नाम मोहन दे दिया, दिल्ली किसी स्थान का नाम है दिल्ली, पुस्तक है ना, कोई भी पुस्तक ले लो, अब उसको नाम दे दिया पुस्तक, प्रेम या प्यार, वो क्या हो गया, भाव, उसको उस भाव को क्या नाम दिया है, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, जो हम भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो उसको भी नाम दे दिया है। तो अगर हम क्रोधित है, मतलब क्रोध का भाव आ रहा है तो हम उसको क्रोध बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसको भी नाम दिया गया है ना। तो उसके बाद लिखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद हैं आपके कितने, संज्ञा के भेद हैं 2, लेकिन किस किस आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युक्ति के आधार पर, या प्रकार बोल देंगे तो 2, इस आधार पर
पहले आएगा आपका अर्थ के आधार पर है 5 पे, आधार पूछेंगे तब, ठीक है। अर्थ के अगर सिंपल ही पूछे होंगे, अगर ऑप्शन में आपको 2 ना दे करके 5 दिया होगा, मतलब जैसे बोलेंगे कि संख्या कितने भेजे 5, तो हम 5, लेकिन अगर आधार पूछेंगे तो कितने 2, अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं, तो कितने होंगे 5। अब दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, और इसके हैं 3, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 5। तो अर्थ के आधार पर 5 लिख लो, कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, संज्ञा। फिर है समुदायवाचक या समूहवाचक भी बोल देते हैं, समुदाय दिया हो चाहे समूह। चौथा है आपका द्रव्यवाचक, और 5वां है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर लिख लो। पहला है व्यक्तिवाचक, जिसे हम रूढ़ भी बोल देते हैं। अभी रूढ़ क्या होता है, रूढ़ शब्द पढ़ा है ना आपने, है क्या होता है रूढ़ शब्द? कैसे नहीं बदलते, कब नहीं बदलेंगे जी, मतलब जिनको तोड़ने पर उनका अर्थ नहीं मिलता, ठीक है। पहले लिखा हमने व्यक्तिवाचक रूढ़ शब्द, है ना। दूसरा है गणनीय संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो हमारा इसमें भी आया है, व्यक्तिवाचक बोल देते हैं या ब्रैकेट में से रूढ़ कर देना इसको, रूढ़। दूसरा है गणनीय संज्ञा, जिसको हम यौगिक भी बोल देते हैं, यौगिक पढ़ा ना यौगिक शब्द आपने, यौगिक क्या होता था यौगिक में, यहाँ पे आपका देखो रिपीट हो रही है चीजें, जो आपने ध्यान से पढ़ी होती पहले तो फिर आपको याद रहता। तीसरा है अगणनीय संज्ञा, इसमें योग रूप टाइप आता है आपका, ऐसे। एक चीज और ऐड करवा रही हूं मैं इसमें, ठीक है, जो आपको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लिखेंगे आप कि आधुनिक वर्गीकरण, मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं ना हम, इंग्लिश में नाउन वगैरह सब कुछ है सारी चीजें, तो उसी आधार पर हो गया आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो आपने लिखना आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 ही भेद है। किसके आधार पर? आधुनिक वर्गीकरण, इसको नोट करके लिख लेना चाहे, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, है यही 4-5, ठीक है, लेकिन इनको आधुनिक मतलब आज उसमें क्लासिफाई कर दिया है इन्होंने। ये पहला जिसमें इसका पहला टाइप है, 3 भेद लिखवाए मैंने। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, तो पहला मतलब ऐसे करके बनाना, ठीक है, इस तरीके से ही। पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। देखो इसी में आ रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन? भाववाचक। लेकिन ये 2 चीजें क्या है हमारी, जातिवाचक में ऐड कर दिए इन्होंने, मतलब इसके सब पार्ट बना दिए, किसके? जातिवाचक की, ठीक है। ऐसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
और इस जातिवाचक को जो है इन्होंने दो पार्ट में आगे को, जिसमें द्रव्यवाचक और कौन बचती है, समुदायवाचक। ये दो चीजें इसमें ऐड की है जाति में। वो कैसे ऐड किए वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्यों इन्होंने आजकल के इसमें इसको ऐड किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा में? थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं है? इसमें लिखेंगे आप, पहले डेफिनेशन लिख लो तब क्लियर होगा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, अभी विशेष बोला है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान स्लैश लगा के प्राणी, मतलब स्थान प्राणी के नाम का बोध कराता है। किसका? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी, ठीक है, ये नाम का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैं आपको बोलूंगी जैसे लिखो, जैसे नरेंद्र मोदी लिखो, क्या विशेष है भाई उसमें, क्या है वो, है ना विशेष, तो उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, विशेष है, व्यक्ति है ना। अभी आप अपने ही नाम ले लो, है ना, तो आप भी विशेष हो, आपका भी तो नाम रखा हुआ है, ठीक है, मतलब आप भी क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नाम, ठीक है। और जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, क्या है पृथ्वी, है माता, क्या है पृथ्वी, ग्रह है, प्लैनेट है। स्थान क्या, स्थान तो यहाँ पे हुआ है निश्चित, लेकिन है तो एक ग्रह है ना, वही पृथ्वी एक ही है, और तो नहीं बहुत सारी पृथ्वियां हैं, तो मतलब अलग अलग नाम दिए ना इनको। पृथ्वी, हमारे ग्रह को क्या नाम दिया है, पृथ्वी, ठीक है, तो वो भी एक ही नाम है, तो ये भी क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका नाम। उसके बाद जैसे हिमालय, पर्वत ले लो, अब कोई हिमालय रख दिया, एक पर्वत का नाम क्या है, हिमालय है, वो भी तो विशेष है, ठीक है। या फिर जैसे रामचरितमानस है, वो भी तो ग्रंथ है, एक विशेष है ना, लिखा गया है किसके द्वारा, हाँ तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। तो मतलब किसी विशेष, मतलब एक ही चीज का बोध कराता है कि भाई ये चीज एक ही है कि नहीं। अब आप भी एक ही हो, आप जैसे और थोड़ी है बहुत सारे, है ऐसा तो नहीं है ना, हाँ नाम हो सकते हैं और लेकिन हो तो आप एक ही शक्ल के, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, इसका वाक्य में कैसे, जैसे मैं लिखूंगी वाक्य प्रयोग में, इसे वाक्य देती हूँ मैं आपको कि दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। किसका नाम है दीपक, भाई है किसी का, दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। अब आप बताएंगे इसमें मुझे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, हाँ जी, और भी लग रहा है कुछ, हिंदी, हिंदी भी तो है, नहीं है हिंदी भाषा है, एक ही भाषा है हिंदी, ठीक है ना, और अलग अलग है, ठीक है, मतलब ये भी तो विशेष है हिंदी भाषा, तो हिंदी और दीपक दो चीजें, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्लियर हुआ, सुबह नहीं हो सकता है, क्यों होगा सुबह, व्यक्ति वस्तु, क्या क्या लिखवाया मैंने, समय के बारे में लिखवाया मैंने, है लिखवाया क्या, डेफिनेशन देखो तो, हाँ
वो चीजें रखनी है, इसमें ध्यान है, अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर देना है उसमें। डेफिनेशन में मैंने पहले भी बोला, इसमें ध्यान दो क्या लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। अभी जातिवाचक संज्ञा में लिखो जो शब्द, दूसरी हमारी जातिवाचक, जो शब्द किसी प्राणी, अभी इस डेफिनेशन में ध्यान देना, अभी जो शब्द किसी प्राणी वस्तु समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता हो, पूरी जाति का बोध कराता हो, किसकी वस्तु, प्राणी और समुदाय की, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल, अगर मैं बोलूंगी फल, तो अब मैंने स्पेशली मेंशन तो नहीं किया कि भी कौन सा फल है ना, तो उस फल में पूरी जाति के फल आ गए उसके, ठीक है, और कोई भी फल होगा, ठीक है। या मैं बोलूंगी सब्जी, तो सब्जी में भी तरह तरह की सब्जियां होती है, अब स्पेशल कोई नेम तो लिया नहीं कि ये वाली सब्जी, ठीक है, मैंने सिर्फ सब्जी बोला तो उसमें सारी सब्जी आ जाएंगी, ठीक है। या किताब, अब किताबें भी बहुत सारी होती है, तो उस किताब में पूरी जाति की किताब जिस प्रकार की जो भी किताबें होगी वो सारी हो जाएंगी। किसी का नाम दिया है ना सब्जी का, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जातिवाचक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे गाय, अब गाय मतलब अलग अलग प्रकार की गाय होती है, ठीक है, तो गाय में सभी प्रकार की हो जाएंगी, ठीक है। हमें जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, तो पर्वत में भी तरह तरह के पर्वत के नाम है, ठीक है। नदियों में भी बहुत सारी नदियों के नाम है, ठीक है। लड़की बोलूंगी तो लड़कियां भी बहुत सारी होती है ना, तो आदि, ठीक है। जब मैं बोलूंगी नदी, तो आप इससे क्या समझेंगे, कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा हुई नदी, जातिवाचक। लेकिन अगर मैं बोलूंगी गंगा, नदी बोल रही हूँ मैं, गंगा नदी, व्यक्ति का नाम थोड़ी लिया और स्पेशल नाम ले रही हूँ मैं। अभी तो मैंने बोला, मैंने पहले फल के बारे में बताया कि मैंने स्पेशल फल नहीं दिया आपको, अभी आप जो पूछ रहे थे। हाँ, व्यक्तिवाचक, अभी मैंने विशेष है ना वो, ठीक है, तो अभी पिछली डेफिनेशन में तो मैंने वैसे ही लिखवाया आपको, ठीक है। अभी मैं अगर हिमालय बोल रही हूँ, अभी हिमालय पर्वत, तो वो क्या हुआ हमारा, कौन संज्ञा हुई, हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई ये कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक, अगर मैं नाम ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि पर्वत, बताइए कि पर्वत कौन सी संज्ञा है, तो आपने क्या बोलना, जातिवाचक, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर नेम थोड़ी ना लिया किसी का कि भाई ये बताओ कौन सा पर्वत है, ठीक है। तो जैसे इसमें वाक्य लिखेंगे आप, टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं, इसमें बताना है आपने कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञा। टोकरी में फल रखे हैं, और हाँ, टोकरी, बहुत सारी टोकरी आ जाती है उसमें, ठीक है, टोकरी की जाती आ गई इसमें सारी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, अब तो नहीं है कोई कंफ्यूजन पीछे आपको, नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, मैंने आपको आधुनिक में बताया ना कि जातिवाचक के कितने प्रकार है, दो, तो वो आएगा सबसे पहले द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य से क्या समझते हैं आप, क्या क्या समझते हैं, द्रव्य मतलब क्या, द्रव्यमान, अच्छा अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम है। तरल पदार्थ कोई द्रव्य, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, कुछ और कोई भी ले लो तरल पदार्थ, ठीक है। लिखेंगे जो संज्ञा शब्द ठोस, अब इसमें क्या क्या है द्रव्य में, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें आ रही है, ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, ये सारी चीज पढ़ी आपने,
ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं। ये द्रव्य में ले लिए गए सारे के सारे, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं लिखा कोयला, हीरा, सोना और तेल, पानी। तो कोयला किस में आता है हमारा? ठोस में होता है ना, ठोस में ही। और हीरा भी ठोस में। और सोना क्या है? धातु है ना, ठीक है। तेल द्रव है, पानी भी, ठीक है। तो ये चीजें किस में आएगी? द्रव्यवाचक में। अभी एक वाक्य प्रयोग लिखेंगे, उसमें ढूंढना है और क्या है, ठीक है। जहां कोयला होता है वहां हीरा भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सी आपकी द्रव्यवाचक? ये तो आपने इजीली पहचाने हैं यहाँ पे। फिर लिखेंगे आप अगला लिखो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। लिखेंगे इसमें जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह का, है ना, मतलब जैसे पता चलता है कि ग्रुपिज्म है, ग्रुपपना है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ये सदा एक वचन होते हैं। कौन सा वचन होता है इनका? एक वचन। अब ये भी याद रखना है, ये सदा एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं अब देखेंगे। पहले जैसे मैं लिख रही हूँ परिवार, क्या लिखा मैंने? परिवार। तो क्या है? एक वचन में है, लेकिन इस परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। परिवार का समूह, तो समूह है, लेकिन परिवार शब्द है एक वचन में। इसके अंदर कौन कौन से आए? वो हुआ समूह, फिर उन लोगों का समूह बन गया परिवार। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये सदा एक वचन में कौन होंगे? जो आपको ये एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे सेना, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें भी कितने सारे वो आते हैं आपके अधिकारी, जो भी हो गया, ठीक है। तो सेना में भी ग्रुप ही होता है ना। उनके बाद मेला भी कितने लोगों का होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें भी बाल भी हो सकता है। बाल जी, मतलब अच्छा, हाँ, अच्छा, बाल, ठीक है। उसके बाद पुलिस, कोई भी ले लो जिसमें आपको लग रहा है कि हो सकता है कि ये समुदाय में आ सकते हैं, ठीक है। पुलिस, ठीक है। जैसे वाक्य लिखेंगे इसमें और क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? सभा, समिति, कमेटी होती है जैसे ना, समिति। और ताश होती है, जैसे ताश होती है ना, उसमें भी कितने का बंडल होता है, वो जो भी है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग लिखो, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। अब इसमें बताना है आपने, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छे बच्चा हूँ। तो इसमें कौन हुआ आपका समूहवाचक का? परिवार, ठीक है। अब कौन बचती है हमारे पास? लास्ट है भाववाचक। ये तो बहुत ही इजी है, भाववाचक, भाव, एक्सप्रेशन, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, अवस्था स्टेज, ठीक है, अवस्था, भाव आदि का बोध होता हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक लाइन और लिखेंगे इसमें। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? स्वतंत्र होती है। तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। कुछ क्या होती है? स्वतंत्र ही यूज में होती है हमारे प्रयोग में आती है, लेकिन कुछ को प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के हाँ। और अर्थ बनता है। ठीक है, ये लिख लिए ना? ठीक है, कुछ होती है स्वतंत्र और कुछ को प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं आपकी। जैसे लिख लो इसमें एग्जांपल, जैसे क्रोध, आश्चर्य, हंसी, प्रेम, मिठास, यौवन। अब यौवन क्या है? हमारी अवस्था है कोई, है ना? अवस्था भी लिखवाई है, तो ये यौवन आपकी अवस्था में आएगा। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी आपकी लिखवाया ना मैंने। स्वतंत्र, लिखेंगे सुख, जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली यूज होती है, उपयोग में आती है। सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि। और परतंत्र मतलब जो कि जो प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है। परतंत्र लिखेंगे ऐसे, परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। परतंत्र से समझना क्या है आपने? क्या समझना है भाई? तो जो स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप ऐसे करके लिखो, परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं लिख लो। इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में क्या ये चीजें ऐड होगी। देखो इस तरीके से लगाना है डैश, ठीक है, डैश लगाना। जैसे आप, मतलब ये चीजें जुड़ती है, आप, तो ऐसे डैश लगा के ऐसे करके लिखना, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने? इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ये वाली चीजें जुड़ेगी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में आप, और पन, फिर अन, फिर इका, ऐसे इका, ई, फिर ता और हट, ऐसे हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। जी हाँ, ये प्रत्यय का काम करेंगे, ठीक है। प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। बाकी का हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तब तक आपने ये याद रखना है जो लास्ट में करवाया था, नहीं है कि आप अगली क्लास नेक्स्ट वीक लगेगी तो फिर भूल जाओगे।